हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश और पार्ट 2 हिंदी का विमोचन सुश्री आशा पारेख, श्री सुभाष घई और श्री पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ था और अब पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 2 इंग्लिश भी ऑनलाइन उपलब्ध, जिसे मंगाने संबंधी लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात बीते दौर की उन दमदार अभिनेत्री की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से स्टारडम हासिल कर लिया था। आज बात नादिरा की जिन्होंने खुलकर जिंदगी जी, अपनी शर्तों पर काम किया, एक दबंग और बिंदास औरत और अभिनेत्री की अपनी खास पहचान बनाई। लेकिन जिंदगी की शाम में जैसे सारी तकलीफें उन्हीं के नसीब में लिख दी गई थी। उनका अकेलापन, उनकी हताशा, उनकी आवाज का वो अथाह दर्द जब उन्होंने कहा था, वक्त नहीं कटता, तन्हाई बहुत तंग करती है, कमबख्त नींद भी तो नहीं आती, रात रात भर तड़पती हूं। और ये कहते कहते उनका गला रूंध गया था। नादिरा जी एक मूडी कलाकार थी जिनके टालम टोल से तंग आकर मुझे उनका नाम सहारा समय साप्ताहिक के मेरे कॉलम क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए किए जाने वाले इंटरव्यूज की लिस्ट से हटा देना पड़ा था। लेकिन सहारा के ब्यूरो चीफ और लेखन के मेरे गुरु धीरेन्द्र अस्थाना जी के कहने पर मुझे 2 साल बाद नवंबर 2005 के अंतिम सप्ताह में न चाहते हुए भी नादिरा जी से एक बार फिर से संपर्क करना पड़ा, क्योंकि सहारा समय को दिलीप साहब से जुड़ी नादिरा जी की यादों पर एक आलेख की जरूरत थी। फोन नादिरा जी ने ही उठाया और दिलीप साहब का नाम सुनते ही उनकी आवाज में उत्साह झलकने लगा। फोन पर हुई इस बातचीत में नादिरा जी ने कहा था, दिलीप साहब के बारे में कुछ भी कह पाना आसान नहीं है। इतना बड़ा कद है उनका कि अल्फाज छोटे पड़ते हैं। मेरी खुशकिस्मती कि मैंने जिस फिल्म आन से अपने करियर का आगाज किया, दिलीप साहब उसके हीरो थे। उस वक्त मेरी उम्र महज 18 बरस की थी। जब पहली बार दिलीप साहब को सेट पर देखा तो मेरी घिघी बन गई थी। मैं उनकी नजर में एक अंग्रेजीदा यहूदी खानदान से आई एक छोटी बच्ची थी जिसका हिंदी उर्दू से दूर दूर तक का वास्ता नहीं था। उन्होंने मुझे अल्फाज के सही उच्चारण के साथ साथ संवाद अदायगी की जरूरियात के बारे में समझाया। दिलीप साहब अदाकारी की भरी पूरी तालीम कहाँ है। मैंने जिंदगी में उन जैसा ज़हीन, सहज और भाषा पर मजबूत पकड़ रखने वाला अदाकार नहीं देखा। उस रोज फोन पर नादिरा जी से हुई मेरी बातचीत का ये एक अंश था। ये आलेख 17 दिसंबर 2005 के साप्ताहिक सारा समय में प्रकाशित हुआ था। उनसे बातचीत का मेरा ये अनुभव पिछले अनुभव से ठीक विपरीत था। इस बार उनके व्यवहार में खासी गर्मजोशी थी। बातचीत के दौरान जब उन्होंने मेरे बारे में और ज्यादा जानना चाहा तो मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए उन्हें 2 साल पहले के उनके बर्ताव की याद दिलाने की कोशिश की। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह से लगातार 4 महीने की टालम टोल के बाद उन्होंने एक रोज मेरी पूरी बात सुने बिना ही फोन पटक दिया था और ये सुनते ही उनके मुंह से निकला, ओ गॉड, मैं ऐसी गलीज हरकत कैसे कर सकती हूँ। और अगले ही पल उन्होंने मुझे अपने घर आने का न्योता दे दिया था और 2 ही रोज बाद मैं उनके घर पर था और वो दिन था 1 दिसंबर 2005। दक्षिण मुंबई के पैडर रोड और वार्डन रोड के जंक्शन पर स्थित बिल्डिंग वसुंधरा, अत्यंत संपन्न इलाका जहां आसपास लता, आशा, कल्याण जी और सितारा देवी जैसी कई फिल्मी हस्तियां रहती थी। मैं तय समय पर शाम के ठीक 6 बजे नादिरा जी के फ्लैट नंबर 29 के दरवाजे पर था। दरवाजा जिन महिला ने खोला वो पिछले 6 सालों से नादिरा की देखभाल कर रही थी। अत्यंत सुरुचिपूर्ण तरीके से सजा विशाल फ्लैट, बरसों पुराना बेहद खूबसूरत फर्नीचर, ड्राइंग रूम में देसी विदेशी भाषाओं की
सैकड़ों किताबों का संग्रह और बेडरूम में बिस्तर पर लेटी नादिरा। साइटिका और रीढ़ की लाइलाज बीमारी की वजह से पिछले 3 बरसों से वो बिस्तर पर लेटे रहने को मजबूर थी। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क लगभग कट चुका था और अपने चरित्र के मुताबिक फिल्म उद्योग भी उन्हें भुला चुका था। वही नादिरा पिछले दिनों अचानक एक बार फिर से सुर्खियों में आई, जब देश के सभी प्रमुख अखबारों और टेलीविजन चैनलों ने दिल के दौरे के बाद उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबरें प्रसारित की। अस्पताल से वो चंद रोज पहले ही घर वापस लौटी थी। नादिरा जी का असली नाम फरहत खातून एजिकल था। उनका जन्म 5 दिसंबर 1932 को मुंबई के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने महबूब खान की साल 1952 की फिल्म आन से डेब्यू किया। उन्हें स्क्रीन नेम नादिरा भी महबूब खान ने ही दिया था। फिल्म आन की जबरदस्त सफलता ने नादिरा जी को 20 साल की उम्र में ही स्टार बना दिया था। नायिका, खलनायिका और चरित्र अभिनेत्री के रूप में करीब 4 दशकों तक वो दर्शकों के दिलो दिमाग पर छाई रही। उस दौरान करीब 80 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और फिर बढ़ती उम्र और बिगड़ती सेहत की वजह से वो खामोशी से फिल्म उद्योग से अलग हो गई थी। करीब 1 घंटे के रिकॉर्डेड इंटरव्यू में हंसी मजाक के साथ हल्की फुल्की चुटकियां लेते हुए नादिरा जी ने अपने जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं पर बेलाद बातचीत की। उस दौरान वो धारा प्रवाह बोलती चली गई, लेकिन अचानक माहौल तब बेहद गमगीन हो उठा जब मैंने उनसे पूछा, अपना वक्त कैसे गुजारती हैं आप? ये न पूछो तो ही अच्छा है। वक्त नहीं कटता, तन्हाई बहुत तंग करती है, कमबख्त नींद भी तो नहीं आती। रात रात भर तड़पती हूँ, कभी लाइट ऑन करती हूँ, कभी ऑफ करती हूँ। कहते कहते उनका गला रूंध गया था। पलकें भींचकर वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। वाकई तन्हाई शायद नादिरा जी के नसीब में ही लिखी थी। दोनों भाइयों समेत सभी नाते रिश्तेदार बरसों पहले इजराइल जा बसे थे। नादिरा जी ने 2 विवाह किए, लेकिन दोनों बामुश्किल 2-2 साल तक ही चल पाए। उनका पहला विवाह फिल्म महल का आएगा आने वाला जैसा हिट गीत लिखने वाले गीतकार नक्शब से हुआ था। बकौल नादिरा, मैं ही क्या, कोई भी खुददार औरत उनकी रंगीन मिजाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी मौजूदगी में ही जब वो गैर औरतों को घर में लाने लगे तो एक रोज मैंने सिर्फ तन पर पहने कपड़ों के साथ उनका घर छोड़ दिया। नादिरा जी का दूसरा विवाह अरब मूल के एक गैर फिल्मी व्यक्ति से हुआ था, जो नादिरा जी के मुताबिक निहायत कामचोर किस्म के व्यक्ति थे। इस विषय में नादिरा जी का कहना था, एक आम औरत की तरह शौहर को लेकर मेरी भी कुछ तमन्नाएं थी। निकम्मे मर्द को पालना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए जल्द ही मुझे उनसे भी अलग होना पड़ा। नक्शब बाद में पाकिस्तान चले गए और दूसरे शौहर अपने मुल्क अरब लौट गए। बीते दौर की अदाकाराएं निम्मी, श्यामा और निरूपा रॉय नादिरा के काफी करीब रहीं। श्यामा जी कहती थीं, नादिरा की साफगोई मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। पहले तो रोज ही हमारा मिलना जुलना और गप्पे लड़ाना होता था, लेकिन निरूपा के गुजरने और हम दोनों ही की सेहत के बिगड़ने की वजह से ये रिश्ता बस अब कभी कभार फोन पर बतिया लेने तक का रह गया है। निम्मी जी कहती थी, फिल्म आन के वक्त हुई हमारी दोस्ती आज भी बरकरार है। पहले तो तकरीबन रोज ही हमारी मुलाकात होती थी, लेकिन जब से मैं वर्ली से जुहू शिफ्ट हुई, दूरियां बढ़ जाने की वजह से वो बात नहीं रही। इसके बावजूद फोन पर करीब करीब रोजाना ही एक आध दफा हमारी बातचीत हो जाती है। अकेलेपन से पैदा हुई नादिरा जी के मन की कड़वाहट और उनकी बेबसी को इस बात से बखूबी समझा जा सकता था। वो सब मैंने करना छोड़ दिया है कि लोगों को बुलाओ, खिलाओ पिलाओ, सामने सब मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जाने के बाद पलटकर फोन भी नहीं करते। कोई खुद आना चाहे तो शर्माते, लेकिन अब कोई आता भी तो नहीं। अब सिर्फ एक नौकरानी थी जो 24 घंटे नादिरा जी की देखभाल करती थी, या फिर बरसों पुराने एक दोस्त और प्रशंसक श्री रोंगटा जो आखिरी वक्त तक नादिरा जी के साथ रहे। नादिरा जी के अकेलेपन का वो दर्द, वो तड़प किसी को भी रुला देने के लिए काफी थे।
उनकी मनोस्थिति को इसी बात से समझा जा सकता है, जो वयोवृद्ध अभिनेता चंद्रशेखर जी के अनुसार नादिरा जी अक्सर मजाक में कहती थी, मेरे मरने का पता भी 4 दिन बाद चलेगा जब मेरे फ्लैट से बदबू आने लगेगी। इस इंटरव्यू के 12 दिनों बाद यानी 12 दिसंबर से नादिरा जी की तबीयत एक बार फिर से बिगड़नी शुरू हुई। 27 दिसंबर को उन्हें दक्षिण मुंबई के भाटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात नहीं संभले तो 31 दिसंबर को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, जहां से 17 जनवरी को वो बाहर आई। और तब एक रोज मैं उनसे मिलने भाटिया अस्पताल पहुंचा। वो बिस्तर पर लेटी हुई शून्य में ताक रही थी। पिछले कई सालों से उनकी देखभाल करती आ रही महिला उनके साथ मौजूद थी। उन्होंने नादिरा जी को मेरा परिचय देने की भरसक कोशिश की, लेकिन नादिरा जी खामोशी के साथ मुझे अजनबी सी निगाहों से घूरती रही। साफ पता चलता था कि दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा है। उनका चेहरा सूजा और पथराया हुआ था और एक आंख भी सूजन की वजह से बंद थी। करीब 20 मिनट उनके साथ गुजारकर मैं भारी मन लिए वापस चला आया। अब फिर 9 फरवरी 2006 की सुबह नादिरा जी के निधन की खबर मिली और साथ ही दैनिक जागरण से फोन आया कि जितना जल्द हो सके इस विषय में एक आलेख तैयार करके भेजो। दिनांक 12 फरवरी 2006 के दैनिक जागरण में प्रकाशित वो आलेख था, आखिरकार नादिरा मौत से हार ही गई। पर्दे की छवि के ठीक अनुरूप अपने तेज तर्रार और जुझारू व्यक्तित्व के दम पर ही करीब 1.5 महीने तक वो मौत से जूझती रही। मेनिंजाइटिस के चलते आखिरकार 9 फरवरी की सुबह अस्पताल में ही उन्होंने आखिरी सांस ली और बीमारियों से ही नहीं, अकेलेपन से भी हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। और फिर उसी रोज यानी 9 फरवरी 2006 की दोपहर दक्षिण मुंबई के एक शवदाह गृह में नादिरा जी के मित्र श्री रूंगटा की देखरेख में जन्म से यहूदी नादिरा का अंतिम संस्कार उनकी इच्छा को देखते हुए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कर दिया गया और इसके साथ ही हिंदी सिनेमा के एक जगमगाते अध्याय का पटाक्षेप हो गया। तो ये थी कहानी बीते दौर के हिंदी सिनेमा की जानी मानी स्टार नादिरा की। नादिरा जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 128 की, जिसमें होंगे ब्लॉकबस्टर नेपाली फिल्म माइती घर और हिमालय से ऊंचा, चरणदास और लक्ष्मी जैसी फिल्मों के डायरेक्टर BS थापा। इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।